हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका नाम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग का कुछ पार्ट कर लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल ये पेज पूरा कर लिया है। ये राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी पूरा अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल जितनी भी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई हर एक चीज कर ली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, पूरा डिटेल में करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे साथ ही साथ। इसके अलावा अगर आपको इसका लेक्चर देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन ही रीड करेंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ में आती है तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम लोग एक एक लाइन का एक एक अर्थ समझते हुए चलेंगे कि किस लाइन में कौन सी चीज लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आपको लगता है, आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी नीट से रिलेटेड या फिर जो भी नोट्स मैं बनाती हूँ वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अदरवाइज वहां पे एक ग्रुप भी है जिसमें कुछ बच्चे हैं। अगर कोई भी डाउट आता है वो लोग आपस में वहां पे बात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप चाहिए तो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी डाउट आएगा हम हेल्प कर दिया करेंगे। अदरवाइज वहां पे जो बच्चे हैं उनका भी हेल्पफुल बिहेवियर है जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो आप वहां पे भी आगे अपना कमेंट बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा वहां पे भी आके आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा, साथ साथ पढ़ते चलिएगा और हर एक चीज समझ में आएगी। देखो, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको वर्ड टू वर्ड तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो ऐसी कोई लाइन नहीं रहेगी जिसका अर्थ आपको मैं ना बता दूं। हर एक लाइन का आपको प्रॉपर अर्थ समझ में आएगा कि ये चीज बोल रही है तो ये चीज ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल मेन क्या है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, प्रोकैरियोट मतलब होता है कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल बेसिकली आपको सबसे पहले याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है। जब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मोनेरा को हम लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मोनेरा को पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। बाकी जितने भी बचेंगे चारों ये हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। तो देखो, द यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपके प्रोटिस्ट आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा और एनिमल्स आ जाएंगे। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles। जैसे मान लो ये यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में आपको क्लियर कंपार्टमेंट दिखाई देता है। जैसे ये साइटोप्लाज्म है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और ऑर्गेनेल्स होने की वजह से पूरे साइटोप्लाज्म में आपको एक कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे, ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे ही नहीं। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही नहीं है तो कंपार्टमेंट कैसा दिखेगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किसका फीचर होता है, यूकैरियोटिक का या प्रोकैरियोट का। तो आंसर आएगा यूकैरियोट्स का। नेक्स्ट आएगा कि यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। आपका एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। अब ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स का, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लो यूकैरियोटिक सेल को मोटाइल है, उसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं और उसके फ्रेम को बनाने में भी जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं वो सारे भी आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। ऑल यूकैरियोटिक सेल और नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possesses cell wall, plastid and large central vacuole। देखो, सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में ये तीनों नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता और ये सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो प्लांट सेल में क्या क्या है, सेल वॉल है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है। एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, ये तीनों इसमें नहीं है और ये इसमें नहीं है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल होता है जो कि अब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है जो कि अब्सेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, जो कि अब्सेंट होता है ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के अंदर। देखो, ये डायग्राम दिया गया है, ये ऊपर प्लांट सेल। अगर कभी भी प्लांट सेल दे दिया जाए तो आपको दूर से देख के समझ, अगर आपको बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है तो समझ जाओ वो प्लांट सेल है, वैक्यूल नहीं है तो मतलब एनिमल सेल है। सिंपल सा आप समझ जाओगे। नेक्स्ट देखो, सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में दो चीज पढ़ेंगे, बाहर रहेगी सेल वॉल, उसके बाद आएगी सेल मेम्ब्रेन। बाहर रहेगी सेल वॉल, उसके बाद आएगी सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल मेम्ब्रेन की हम लोग
पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में सीखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्टडी कब हो पाई, जब पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढा गया 1950s के अराउंड, तब सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर स्टडी करना पॉसिबल हो पाया। तो द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। देखो 1950 के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी पॉसिबल हो पाई। उसके बाद ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी को लिया गया था स्टडी करने के लिए, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी को लिया गया था स्टडी करने के लिए। और मैच्योर आरबीसी को ही क्यों लिया गया था, तो जब अपन कोई और सेल लेते हैं ना, तो उसमें सेल की मेम्ब्रेन भी रहेगी, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन रहेगी, ईआर की भी मेम्ब्रेन रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन रहती है। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसके ऊपर केमिकल्स डालेंगे, तो सारी मेम्ब्रेन्स अलग हो जाती हैं, सारी मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि सेल की ही मेम्ब्रेन कौन सी है, क्योंकि साथ में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी आएगी, साथ में ईआर की भी मेम्ब्रेन आएगी। जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी साथ साथ आती रहती हैं। तो अपन को नहीं पता चलेगा ना कि सेल की मेम्ब्रेन कौन सी थी जिसकी हमें स्टडी करनी थी। इसलिए हमेशा ह्यूमन की आरबीसी ली जाती है, मैच्योर आरबीसी लिया जाता है, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सिर्फ उस सेल की मेम्ब्रेन होती है। और जब इस मेम्ब्रेन पे केमिकल डाला जाता है, तब जो भी मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर था, जो भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, उसकी स्टडी करना पॉसिबल हो पाया और इजी हो पाया। ठीक है, इसीलिए हमेशा ह्यूमन की आरबीसी लिया जाता है। दीज स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन के मिलकर बनी होती है। अभी आप आगे आगे पढ़ोगे, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मेनली लिपिड और प्रोटीन था। मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, और फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। देखो ये कुछ इस तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, ये हेड वाला पार्ट है, देखो इस तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है, ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। टेल कैसा है, टेल है हाइड्रोफोबिक नेचर का। ये समझ में आ गया। जो आपका हेड है, हेड कैसा है, हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का है, हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का, हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब वाटर लविंग है, वाटर से दूर नहीं भागेगा। बट जो टेल होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का, और ये है क्या, ये होता है आपका फॉस्फोलिपिड का, मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, और टेल में ही इस तरीके की कुछ कार्बन की चेन्स होती हैं। और टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। कहां पे, टेल में प्रेजेंट होता है। तो यहां से ये देख लो, अब थोड़ा समझने में आसानी होगी कि मेजर लिपिड में फॉस्फोलिपिड होती है, जो कि अरेंज्ड होती है बाई लेयर के फॉर्म में। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। देखो अब ये बाई लेयर के फॉर्म में क्यों अरेंज होता है, सिंगल लेयर के फॉर्म में क्यों अरेंज होता है, हर चीज मैंने अपने वीडियो में जहां पे मैंने पढ़ाया है वहां पे हर एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि बाई लेयर ही क्यों लिया गया, सिंगल लेयर क्यों नहीं लिया गया। मैं बता देती हूँ बाई लेयर क्यों लिया गया। देखो ये सिंगल लेयर है, जब सिंगल लेयर लिया जाएगा फॉस्फोलिपिड का, तो अंदर पानी बाहर पानी, तो हेड वाला पार्ट था, हेड को तो वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो टेल वाला पार्ट है ये वाटर से दूर भागेगा, ये वाटर से दूर भागेगा, तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए सिंगल लेयर को तो लेना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब डबल लेयर को लिया गया और टेल को इनर साइड रखा गया, तो हेड आउटर साइड है, हेड का कहां है, हेड के साइड पानी पानी है, हेड को पानी से कोई प्रॉब्लम है, तो जवाब आएगा नहीं। टेल को पानी से प्रॉब्लम था, टेल को अंदर की तरफ रखा गया, टेल को अंदर की तरफ रखा गया। तो जब दो लेयर लेंगे फॉस्फोलिपिड की, तब प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन की हमेशा फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर ली जाती है, सिंगल लेयर नहीं लिया जाता। और टेल को इनर साइड रखा गया, इनसाइड क्यों रखा गया, जिससे कि उसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब समझ में आया कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर ही क्यों ली जाती है। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। जो लिपिड है वो मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होता है, जो पोलर हेड होता है वो आउटर साइड है। जैसे मान लो ये है, ये मेम्ब्रेन है, पोलर हेड आउटर साइड होती है, और
ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो पोलर हेड कहाँ दिख रही है? पोलर हेड आपको दोनों में आउटर साइड दिख रही है, और टेल कहाँ दिख रही है? टेल इनर साइड होता है, ठीक है। और टेल में ही मैंने बोला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। पोलर हेड बाहर की तरफ है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, मैंने क्या बोला था कि जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो टेल होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागेगा, इसीलिए टेल को हमेशा इनसाइड रखा जाता है। ये है टेल वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट, टेल को हमेशा इनसाइड रखा गया। वाटर के कांटेक्ट में हमेशा हेड वाला पार्ट ही आएगा। तो जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है, तो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर के साइड है, इनर पार्ट में है, ठीक है, इनर साइड है। दिस इंश्योर दैट अ नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ये इसलिए रखा गया जिससे कि टेल वाले पार्ट को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। इन एडिशन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। देखो, फॉस्फोलिपिड होता है वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर मेम्ब्रेन कंप्लीटली फ्लूइड होगी तो मेम्ब्रेन बह जाएगी। मेम्ब्रेन बहे ना, थोड़ा जेल के फॉर्म में रहे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाने का काम करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है। तो फ्लूइड कौन प्रोवाइड किया? फ्लूइडिटी आती है फॉस्फोलिपिड की वजह से, और स्टेबिलिटी आती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। फिलहाल ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, सिर्फ इतना समझ लो कि फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। अब देखो, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने कौन कौन सी देखी? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन सी चीज है? फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड दोनों ही आपकी लिपिड होती है, तो फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल दोनों प्रेजेंट होगी, बट ज्यादा अमाउंट में आपका फॉस्फोलिपिड होता है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो फॉस्फोलिपिड बना रहा है, तो ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड ज्यादा होगा। और साथ ही साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि बायोकेमिकल जब स्टडी हुआ गया तो बाद में पता चला कि प्रोटीन और कार्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज होता है वो अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, 52% प्रोटीन होता है, 40% आपका लिपिड होता है। और डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड। देखो, प्रोटीन थी, प्रोटीन दो होगी, एक इंटीग्रल प्रोटीन होगी और एक पेरीफेरल प्रोटीन होगी। इंटीग्रल प्रोटीन में क्या समझ में आया? कुछ इस तरीके से धसी होगी, या तो कंप्लीटली बरीड होगी या तो पार्शली बरीड होगी। ये दिख रहा है, ये पार्शली बरीड है, ठीक है, या तो कंप्लीटली बरीड होगी या तो पार्शली बरीड होगी। तो इंटीग्रल प्रोटीन में भी आपका या तो कंप्लीटली बरीड होगी या तो पार्शली बरीड होगी। बट जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है, पेरीफेरल प्रोटीन वो इस तरीके से सरफेस पे होती है और उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। ये देखो, पेरीफेरल प्रोटीन बनाएंगे ना, तो इस तरीके से होती है मेम्ब्रेन में। तो पेरीफेरल प्रोटीन को बाहर इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है अंदर की तरफ धसी हुई है उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप की होगी, कौन कौन सी? इंटीग्रल और पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली या टोटली बरीड होती है, मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ धसी होती है। अब देखो, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन का, तो उस टाइम पे कई सारे मॉडल्स आए थे, ठीक है। एक आया था सैंडविच मॉडल, एक आया था यूनिट मेम्ब्रेन, फिर आया था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था वो था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और लेटेस्ट भी वही है। उसको दिया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगल एंड निकोलसन ने। ईयर था 1972, और इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और इनके हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वही लैटरल मूवमेंट प्रोवाइड करता है प्रोटीन को, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगल एंड निकोलसन ने। तो फॉस्फोलिपिड की वजह से जो मेम्ब्रेन थी ना, सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन कैसा था, इसमें फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट था और इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट था, करेक्ट। फॉस्फोलिपिड की वजह से फ्लूइडिटी आई, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आया आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, दोनों चीजें आई। अब जब फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी दोनों चीजें अगर मेम्ब्रेन में, तो इस दोनों को मिला के बोला जाता है कि अब इसका क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब वो चीज जेल के फॉर्म में, ना तो कंप्लीट लिक्विड है ना तो कंप्लीट सॉलिड है, जैसे कि आपका हनी होता है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से आया है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्या आया है? क्वासी फ्लूइड नेचर। और यही जो क्वासी फ्लूइड नेचर आया है, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन होती है, इसकी लैटरल मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। लैटरल मूवमेंट मतलब या तो प्रोटीन इधर मूव करेगा, ये मेम्ब्रेन है, या तो प्रोटीन इधर मूव करेगा अब, या तो प्रोटीन इधर मूव करेगा, या तो इधर या तो इधर। किसकी वजह से कर पा रहा है? क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया तो वहां पे क्या बोला गया? द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल, क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का क्या अनेबल करता है? लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी बाइलेयर में प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट किसकी वजह से होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से होता है। और ये जो मूवमेंट है विद इन द मेम्ब्रेन,
इसकी वजह से फ्लूइडिटी को मेजर किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाया गया तो क्यों मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाया गया? कुछ तो रीजन होगा। तो इसको आप यहां से समझ लो कि मेम्ब्रेन का फ्लूइड इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कई सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे मान लो सिग्निफिकेंस फ्लूइडिटी की बात की जाए तो ये सेल ग्रोथ में मदद करेगा। कोई सेल है, उसको अगर ग्रोथ करनी है, उसको अपनी साइज बढ़ानी है, तो अगर मेम्ब्रेन हार्ड होती, मेम्ब्रेन रिजिड होती, तो क्या वो अपनी साइज इंक्रीज कर पाता? तो जवाब आएगा नहीं। तो सेल ग्रोथ में भी कौन हेल्प कर रहा है? मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना। जब हम लोग साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? सेल फरो बनता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रेस होती है। अगर फ्लूइड नेचर नहीं होता, फ्लूइडिटी नहीं होती सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या अंदर की तरफ धंसना पॉसिबल हो पाता? तो साइटोकाइनेसिस होता है, अंदर फॉलो बनती है, मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ प्रेस किया जाता है, तो अल्टीमेटली दो सेल्स बन जाती है। तो सेल डिवीजन भी आया फ्लूइडिटी की वजह से, सेल ग्रोथ में भी आपकी फ्लूइडिटी हेल्प कर रही है। फिर आएगा एंडोसाइटोसिस। मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, ठीक है, बाहर से कोई पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, इसको अंदर आना है, तो ये इधर आएगा, मेम्ब्रेन से आके लगेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन से आके जुड़ेगा और धीरे 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 फ्यूज होता हुआ अंदर की तरफ आ जाएगा। सेम सिक्रीशन में इसका रिवर्स होगा। कोई पार्टिकल है, इसको बाहर की तरफ जाना है, एक्सोसाइटोसिस कराना है, सिक्रीशन कराना है, वेसिकल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होगा, धीरे धीरे मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और उसका अल्टीमेटली बाहर चला जाएगा। अब जो प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट था, ये मान लो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटीन लैटरल मूवमेंट कर पा रही है। लैटरल मूवमेंट किसकी वजह से कर पा रही है? कौन सी फ्लूइड नेचर होने की वजह से कर पा रही है। तो जैसे जैसे प्रोटीन इधर पास आती जाएगी ना, तो ये आपस में जब प्रोटीन दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसकी वजह से कर पाए? क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड नेचर का था और फ्लूइड नेचर की होने की वजह से ही तो लैटरल मूवमेंट हो पा रहा था प्रोटीन का। अगर प्रोटीन में लैटरल मूवमेंट ही नहीं हो पाता तो क्या ये प्रोटीन कभी पास आते? और जब ये प्रोटीन ही कभी पास नहीं आ पाते तो ये इंट्रासेलुलर जंक्शन कभी नहीं बन पाता। तो इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने में कौन हेल्प किया? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोटीन। एक मिनट, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। जैसे कि जो फ्लूइड नेचर था वो किस किस लिए इंपॉर्टेंट था, किस किस फंक्शन में काम करा रहा था? सेल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन मैंने आपको वो भी बता दिया, सिक्रीशन की वजह से आपका फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है, इंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन की वजह से। देखो अगर एग्जाम्पल देकर के वहां पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वहां से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा और इसमें याद कर रट्टे मारने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फ्लूइड नेचर होना चाहिए? उसकी वजह से सेल ग्रोथ हो पाती है, सेल अपनी साइज बढ़ा पाती है, सेल डिवीजन हो पाता है, साइटोकाइनेसिस में सेल फरो बनती है, सेल मेम्ब्रेन इजीली अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, इंडोसाइटोसिस में, सेक्रेशन में और इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, दोनों में कौन आपका, सारे में कौन आपका हेल्प कर रहा है? जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर था। फिर आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, करेक्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल है, ठीक है, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, देखो ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे, एक पढ़ोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक पढ़ोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, एक पढ़ोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या देखोगे? इसमें मूवमेंट होगा हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। और जो एक्टिव होगा इसमें हमेशा पढ़ोगे लो टू हाई मूव होगा, लो टू हाई मूव होगा, करेक्ट। तो जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करा, यहां से देख लो, जब कोई भी चीज लोअर से हायर की तरफ मूव की, जब कोई भी चीज हायर टू लोअर मूव करेगी तो क्या उस टाइम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? मान लो ये है, अपन को यहां से यहां आना है, क्या यहां से यहां आने के लिए गाड़ी अपनी ब्रिज पे इस तरीके से ढलान पे खड़ी, क्या यहां से यहां आने के लिए अपन को कोई भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, इजिली आ गई। तो इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करे, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम कर रहा है, उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। जब अलोंग काम कर रहा है तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, हायर टू लोअर काम कर रहा है, इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। और जब वाटर डिफ्यूज करता है तो अब उस टाइम पे उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लोअर टू हायर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया सोडियम पोटेशियम पंप, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। कहाँ गया? हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, जिसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोला जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, जब वाटर डिफ्यूजन की हेल्प से मूव करता है तो उस टाइम उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इतने में क्या कौन कौन सी चीज लिखी गई है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल थी। तो जब मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और इस तरीके के मूवमेंट किसके द्वारा होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। और जब वाटर मूव करता है तो उस टाइम पे उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और जब पोलर मॉलिक्यूल की बात की जाएगी जो कि नहीं मूव कर पाते हैं नॉन लिपिड बाइलेयर की साइड से, नॉन पोलर बाइलेयर है ना लिपिड की, नॉन पोलर लिपिड की बाइलेयर थी, पोलर मॉलिक्यूल मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर पाएगा। तो जब ये मूव नहीं कर पाता तो उस टाइम पे कुछ चैनल्स, ये है कुछ चैनल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं जो कि अंदर उस मॉलिक्यूल को ले जाके छोड़ देते हैं। तो जब ये सब काम करना पड़े, हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम करना पड़े, तो उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और तब कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर्स ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। जब भी पोलर मॉलिक्यूल होता है तो वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे उसे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। हाँ, ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, इस टाइम पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और एग्जाम्पल दिया गया सोडियम पोटेशियम पंप। दो ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव। एक्टिव में एनर्जी की जरूरत पड़ी, लो टू हाई मूव किया है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम किया, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। पैसिव में लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही साथ जो मूवमेंट होता है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और जब वाटर मूव करता है, जब वाटर आपको डिफ्यूज करता है तो उस टाइम पे उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ये था इतना आपका। फिर आएगा आपका सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें नहीं चलती है। कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग। जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर होगी आपकी सेल वॉल, ये है आपकी सेल वॉल, अंदर की साइड है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल को सेफ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। सेल को सेफ प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, सेल टू सेल इंटरैक्शन भी कराती है। सेल टू सेल इंटरैक्शन हो पाएगा प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। और प्रोवाइड करती है बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से। जैसे मान लो ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे आपके सेल वॉल होते हैं वो आपके परमिएबल होते हैं, बट उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ पाते हैं। लेकिन जब मान लो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, वो अंदर नहीं आ पाते। अनडिजायरेबल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर नहीं आ पाते, लेकिन अगर डिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल है वो अंदर चला जाता है। अब बात आएगी तो इस छोटे से पोर से कैसे जा पाता है? तो अंदर सेल कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि इस बड़े वाले डिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, तब ये जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे डिजायरेबल वाले, वो इस पोर से अंदर चले जाते हैं। तो कौन कौन सा फंक्शन है? प्रोटेक्ट करता है सेल टू सेल, कहाँ गया, एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा सेल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, थर्ड है सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, फोर्थ क्या होता है? अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से बैरियर भी प्रोवाइड कर, मतलब जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो अंदर नहीं आ पाते। अब बात की गई है सेल वॉल किससे किससे मिलकर बनी है। तो जो एल्गी की सेल वॉल है वो कौन कौन से कंपोनेंट? सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्लांट होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। फंजाई होती है, फंजाई की होती है काइटिन की, बैक्टीरिया की होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती और माइकोप्लाज्मा में भी कोई सेल वॉल नहीं होती है। यही लिए तो एल्गी में क्या क्या है? सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल लाइक जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। इतना समझ में आ गया? अब देखो कोई भी सेल है जो यंग सेल होती है तो सबसे बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल, इसके अंदर बनती है टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल सिर्फ आपको एक जगह देखने को मिलेगी, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में, बाकी टर्सरी सेल वॉल कहीं नहीं होती है। तो सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो जब सेल ग्रोथ कर रही थी, जब सेल आपकी सेल में डिवीजन हो रहा था, जब सेल आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल थी, तो उस टाइम पे कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी? सेकेंडरी या प्राइमरी? तो जवाब आएगा उस टाइम पे प्राइमरी सेल वॉल थी। लेकिन जैसे 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 सेल आपकी मैच्योर होती जाती है, सेल आपकी परमानेंट सेल बनती चली जाती है, तब जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल थी वो आपकी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट कर देती है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि
The cell wall of the young plant cell, the primary cell wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature. जैसे जैसे सेल मेच्योर होती है तो जो प्राइमरी वॉल है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। और एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। मैंने क्या बोला, प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होगी, उसके अंदर आती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। द मिडिल लैमेला एज अ लेयर इज a layer mainly of calcium peptide। जैसे मान लो ये दो सेल है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने बोला। ये दो सेल है, दो सेल के बीच में ये जो आपको ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है ये क्या है, ये होता है आपका मिडिल लैमेला, ये होता है आपका मिडिल लैमेला। तो जब ये बीच में दिख रहा है ना, तो ये मिडिल लैमेला क्या कर रहा है, ये दो सेल्स के बीच में जो आपका मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। तो मिडिल लैमेला क्या करता है, कॉमन लेयर है बिटवीन टू सेल्स, प्लांट सीमेंट की तरह काम करता है। किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। आपके साइड में कैल्शियम पेक्टेट मेंशन है, बट वहां पे लिखा गया है कि मेनली कैल्शियम पेक्टेट का होता है, बट कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम पेक्टेट भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा भी अभी आप आगे पढ़ोगे, सेल टू सेल इंटरेक्शन था, तो कुछ इस तरीके से ट्यूबुलर कनेक्शन होता है, कुछ इस तरीके से ट्यूबुलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है दो सेल्स के बीच में, जो कि साइटोप्लाज्म को इसलिए इसके साइटोप्लाज्म इधर जा पा रही इसी ट्यूब से, और इसी ट्यूब से इधर का साइटोप्लाज्म इधर आ पा रहा है। तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। तो फिलहाल देखो ये दो सेल है, दो सेल के बीच में इस तरीके से कुछ सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर, सीमेंटिंग का काम करता है मिडिल लैमेला, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मिडिल लैमेला बोला जाता है। और मिडिल लैमेला प्लांट सीमेंट की तरह काम करता है, मतलब दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। किसका मिलके बना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। मेन कौन होता है, मेन होता है आपका कैल्शियम। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि द मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दो डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है, मिडिल लैमेला करता है। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। मैंने क्या बोला था, ये दो सेल है, बीच में मिडिल लैमेला है, ये यहां से गई आपकी प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्यों बनी, प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने में हेल्प करती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। जो प्लाज्मोडेस्माटा है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मतलब इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की होती हैं, हेल्प करेंगी साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में। तो ये था आपका सेल वॉल वाला पार्ट, ये आपका सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। हर एक चीज अप्रॉक्स 26 मिनट में अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे और सारा ही कर लेंगे। न्यूक्लियस से पहले का जितना भी रहेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और मे बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड भी कवर कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि हाँ दीदी ये वाला डाउट था, मुझे नहीं समझ में आया। अदरवाइज आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम के साथ साथ मेंटरशिप सेशन मैंने स्टार्ट किया है पर्सनली, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।